नमस्कार प्रिय छात्रों, आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। इसके बाद हम बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान में एक मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल है। और इस प्रश्न पत्र से भी 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आज हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सत्र 2023-24। ये जो मॉडल पेपर जारी किया गया है ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इसी प्रकार से इस बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर दिया है आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक आपका 70 रहने वाला है। इसके बाद इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जिन निर्देशों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और दूसरे नंबर पर दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और बाकी के 3 घंटे आप प्रश्न को हल करेंगे। और तीसरा निर्देश हमें दिया गया है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। यानी इस बार की बोर्ड परीक्षा में आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न करने रहेंगे वो OMR सीट पर करने रहेंगे। आपको अपनी कॉपी में उसका उत्तर नहीं लिखना रहेगा। जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो आपको वहाँ OMR सीट दिया जाएगा, उसी में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखने रहेंगे। उसके बाद चौथा निर्देश दिया गया है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा इरेजर एवं वाइडनर का आदि का प्रयोग ना करें। यानी जब आप एक बार उत्तर लिख देंगे तो उसको आप काटेंगे नहीं, ना ही उसमें आप वाइडनर का यूज करेंगे। उसके बाद हमें 5वां निर्देश दिया गया है खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक प्रश्न 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसके अंक उसके सामने निर्धारित रहेंगे कि कितने अंकों का है। उसके बाद 6ठा निर्देश दिया गया है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी जब आप मानचित्र भरेंगे वो आपको अलग से दिया जाएगा, तो उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में अच्छे से बांध देंगे ताकि कहीं गिर ना जाए, गुम ना हो जाए। उसके बाद 7वां निर्देश दिया गया है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी जो दृष्टिबाधित हैं, यानी जिनको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए अलग प्रकार के प्रश्न करने रहेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं खंड आ में। खंड आ में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 20 अंकों के लिए रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा सबसे पहले 1 नंबर से शुरुआत होता है। इसमें दिया गया है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो हमें इसमें बताना है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहला विकल्प है जर्मनी, बा में दिया गया है फ्रांस, सा में दिया गया है इटली और दा में दिया गया है ब्रिटेन। तो हमें बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें पहले वाले में बा नंबर विकल्प सही है, फ्रांस। यानी राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ था, तो ये हमारा फ्रांस वाला सही आंसर हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरे नंबर में दिया गया है ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना है। इसमें जो विकल्प दिया गया है आ नंबर में रूसो, बा नंबर में दिया गया है विक्टर इमैनुअल और सा में दिया गया है काल्विन और डा में दिया गया है ज्यूसेपी मेत्सिनी। तो इसमें हमें बताना है कि दूसरे नंबर में कौन सा विकल्प सही है। तो दूसरे वाले नंबर में दा वाला विकल्प सही है। दा में दिया गया है ज्यूसेपी मेत्सिनी, दूसरे वाले का दा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर में दिया गया है
सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो इसका आ नंबर विकल्प है जॉन राइट, बा में दिया गया है रिचर्ड आर्कराइट, और सा में दिया गया है एंड्रू कार्नेगी, और दा में दिया गया है जेम्स वाट। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 3 में इसका जो विकल्प सही है, विकल्प नंबर बा रिचर्ड आर्कराइट, इसका विकल्प सही हो जाता है। यानी सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले किसने रखी थी? रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया गया है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था? अंतरराष्ट्रीय बाजार में, मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका क्या कारण था कि गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी? तो आ में दिया गया है कीमतों का गिरना, बा में दिया गया है कीमतों का बढ़ना, और सा में दिया गया है कीमतों का स्थिर रहना, और दा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आ नंबर विकल्प सही हो जाता है। इसमें है कीमतों का गिरना। जाहिर सी बात है, जब किसी भी वस्तु के दाम गिर जाएंगे यानी घट जाएंगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। इस प्रकार से इसका आ नंबर विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है 1484 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो इसका आ नंबर विकल्प है जेन आयर, बा विकल्प है रमोना, सा में दिया गया है हार्ट कैटिडिड, और दा में दिया गया है बाइबिल। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 5 नंबर में कौन सा विकल्प सही है। तो 5 नंबर का दा विकल्प सही है बाइबिल। यानी गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में बाइबिल नामक पुस्तक, पहली पुस्तक छापी थी। इसके बाद आ जाता है 6वें नंबर का प्रश्न। 6वें नंबर में दिया गया है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो आ विकल्प में है एक ही भाषा बोलने वाले लोग, बा में दिया गया है सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, सा में दिया गया है केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, और डा में दिया गया है उपरोक्त में सभी, यानी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6वें का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है आ वाला। आ वाले में दिया गया है एक ही भाषा बोलने वाले लोग, यानी बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो आ में दिया गया है कठोर एवं लिखित संविधान, बा में है शक्तियों का केंद्रीयकरण, और सा में दिया गया है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, और दा में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें यानी प्रश्न संख्या 7 में हमारा विकल्प नंबर बा सही हो जाता है। बा में दिया गया है शक्तियों का केंद्रीकरण। और अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो आ में दिया गया है श्रम का लैंगिक विभाजन, बा में है जैविक बनावट, और सा में दिया गया है समाज का पितृ प्रधान होना, और दा में है महिलाओं में साक्षरता दर कमी होना। तो इस प्रकार से हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 8 में हमारा विकल्प नंबर बा सही हो जाता है। बा में दिया गया है जैविक बनावट, यानी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण क्या नहीं है? जैविक बनावट नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 हमारा दिया गया है सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, यानी सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? तो आ विकल्प है हमारा धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, और बा में दिया गया है धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, और सा में दिया गया है सभी धर्मों को समान रूप से माना जाना, और दा में है कुछ धर्मों को प्रधानता देना, यानी कुछ ही धर्मों को प्रधानता देना। तुम्हें बताना है कि सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ हो जाती है। तो सांप्रदायिकता की समस्या जब प्रारंभ हो जाती है जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दिया जाता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर दा सही हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दा।
इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 10 आ जाता है। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो आ में दिया गया है प्रतिरक्षा, बा में है मुद्रा, सा में शिक्षा और दा में विदेशी मामले। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रतिरक्षा, मुद्रा और विदेशी मामले संघ सूची के विषय हो जाते हैं, जबकि शिक्षा हमारा संघ सूची का विषय नहीं है। यानी ये राज्य और संघ दोनों का होता है, तो इसमें हमारा सा विकल्प सही हो जाता है। शिक्षा इसमें इसका विषय नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है। तो आ में दिया गया है गहन खेती, बा में है अधिक सिंचाई और सा में है वनोन्मूलन और दा में है अति पशुचारण। तो हमें बताना है कि प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 11 में बा नंबर विकल्प सही है। बा में क्या दिया गया है, अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 12 आ जाता है। 12 में दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। तो का में दिया गया है भाखड़ा नागल बांध और 1 नंबर में है नर्मदा, उसके सामने नर्मदा दिया गया है। खा में है हीराकुंड और उसके सामने भागीरथी है। और गा में है सरदार सरोवर, उसके सामने सतलुज है। और घा में है टिहरी, उसके सामने है महानदी। तो हमें इसमें से बताना है कि प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 12 में हमारा विकल्प नंबर गा सही हो जाता है। विकल्प नंबर गा में क्या दिया गया है, का के तीसरा सही है। का तीसरा सही है, यानी का तीसरा का मतलब होगा कि भाखड़ा नागल जो बांध है हमारा, वो किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। और इसमें खा का चौथा है। खा का चौथा का मतलब हो जाएगा कि हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ पर है, वो महानदी पर है। इसके बाद गा का पहला सही है, यानी गा क्या है, सरदार सरोवर। गा में क्या है, सरदार सरोवर। तो गा का क्या सही है, पहला नंबर। सरदार सरोवर जो बांध है, सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। इसके बाद घा का दूसरा है। तो घा में क्या दिया गया है, टिहरी। तो टिहरी बांध कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर है। इस प्रकार से हमारा 12वें का सा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। तो सबसे पहले का नंबर में है मछली पकड़ना, खा में है कृषि और गा में है गुड़ बनाना और घा में है डेयरी। तो इसमें से हमें बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन सा है। प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 का बा विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 का बा विकल्प सही हो जाता है। आ में यहाँ पर है का, आ में दिया गया है केवल का, बा में है का और खा और सा में दिया गया है का, खा और घा और दा में दिया गया है घा और खा, यानी खा और घा दिया गया है। तो इसमें से हमारा बा वाला विकल्प सही हो जाता है। तो बा वाले विकल्प का मतलब है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। तो का और गा है इसमें। तो मछली पकड़ना और गुड़ बनाना ये प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, यानी मछली पकड़ना और गुड़ बनाना ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। तो इस प्रकार से हमारा 13 नंबर का बा विकल्प सही हो जाता है। तो बा में क्या है, बा में है का और गा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 में हमें दिया गया है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो आ में है रोजगार और बा में है आर्थिक क्रिया, सा में है उद्यम का स्वामित्व और दा में दिया गया है श्रमिकों की संख्या। तुम्हें बताना है कि 14 नंबर में कौन सा विकल्प सही है। 14 नंबर में विकल्प नंबर सा सही है। सा में क्या है, उद्यम का स्वामित्व, यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को उद्यम का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 में है, भूमि क्षरण से तात्पर्य है। तो आ विकल्प है भूमि का अनुपजाऊ होना और बा में है भूमि का दलदली होना और सा में दिया गया है भूमि का उपजाऊ होना और दा में दिया गया है भूमि का योजनाबद्ध होना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए
कि भूमि क्षरण से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प नंबर आ सही है। यानी भूमि क्षरण से तात्पर्य क्या है, यानी भूमि का अनुपजाऊ होना, यानी भूमि जब उपजाऊ नहीं रह जाती है तो उसका भूमि क्षरण मतलब उसका क्षरण हो जाता है। तो 15 नंबर का विकल्प नंबर आ वाला सही हो जाता है। इसके बाद आ जाता है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण, जंगली गधा प्राणी किस जाति के अंतर्गत आते हैं, यानी किस जाति में आते हैं। तो आ में है सामान्य जाति, बा में है संकटग्रस्त जाति और सा में दिया गया आ और बा दोनों और दा में है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी हमारे जो हैं वो संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हमारा प्रश्न संख्या 16 का विकल्प नंबर बा सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। तो प्रश्न संख्या 17 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है। तो विकल्प आ में दिया गया है सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। बा में दिया गया है सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। सा में है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देते हैं। और दा में दिया गया है अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प नंबर सा सही है। इसका मतलब है कि कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये अवरोधकों का लक्षण नहीं है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमसे पूछ रहा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो आ में दिया गया है उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, बा में दिया गया है उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना और सा में दिया गया है अधिक मजदूरी देना और दा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो जाहिर सी बात है जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होंगे उनको उपज का समर्थन मूल्य देना। उनको उपज का समर्थन मूल्य कैसे मिल जाएगा जब वो भूमिहीन है, खेती करते ही नहीं है। तो जो भूमिहीन है वो मजदूरी करेंगे, जो मजदूरी करेंगे उनको अधिक मजदूरी मिलना चाहिए। तो इसका विकल्प नंबर सा सही हो जाता है। इसका मतलब है कि भूमिहीन मजदूरों के लिए अधिक मजदूरी देना उनके लिए उपयुक्त विकास का लक्षण हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19 हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आ में है कोयला, बा में है तापीय ऊर्जा, सा में है आ और बा दोनों और दा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोलियम ये सब हो जाते हैं। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन नहीं होते, जैसे तापीय विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा है और उसके बाद में है सौर ऊर्जा। तो इसका विकल्प नंबर बा सही हो जाता है। यानी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भूतापीय ऊर्जा नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। 20 में दिया गया है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका विकल्प नंबर आ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बा में दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। और सा में दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। और सा में और दा में दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। आ वाला विकल्प है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। कंपनियों के निवेश पर प्रभाव क्या पड़ा, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आ वाला विकल्प भी सही है और बा वाला सही है और सा वाला सही है, यानी इसका तीनों विकल्प सही है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें दा वाले पर टिक कर देंगे
कि उपरोक्त में से सभी। इस प्रकार से हमारा खंड आ समाप्त हो जाता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे समाप्त हो जाते हैं। खंड आ में हमें 20 प्रश्न दिए गए थे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित थे, यानी आप इन 20 प्रश्नों को सही सही करेंगे तो आपको 20 अंक अच्छे से मिल जाएंगे, आपका एक भी अंक कटेगा नहीं। इसके बाद हमारा खंड बा आ जाता है। खंड बा में हमें वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। वर्णात्मक प्रश्न जो हमें दिए गए हैं उसका उत्तर हमें लगभग 80 शब्दों में लिखना रहेगा। वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 80 शब्दों में लिखना रहेगा। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है 1 नंबर पर, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। यानी हमें बताना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो महामंदी हुई थी उसके 2 प्रमुख कारण क्या थे। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि हम लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 प्रमुख कारण। तो सबसे पहले कारण में हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाना, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार खत्म हो गया। और दूसरे नंबर पर लिखेंगे मांग में भारी कमी होना और औद्योगिक विकास के पहिए जाम हो जाना, यानी जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाएगा तो उत्पादों के मांग में भारी कमी हो जाएगी और औद्योगिक विकास के पहिए जाम हो जाएंगे। और अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और कृषि उत्पाद में भी 60% तक कमी हो गई थी। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 का अथवा करके दिया गया है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप अथवा वाले को कर सकते हैं। हम देखेंगे कि अथवा वाले में हमसे कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो अथवा वाले में हमसे पूछा गया है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो हमें इसके 2 प्रभावों की व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से लिखेंगे, हमें लिखना होगा कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव। हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम हेडिंग यही देंगे, हम हेडिंग देंगे 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव। इसमें सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित कर 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटाकर आधा कर दिया। इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा प्रभाव लिखेंगे। दूसरे में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने से भारत में गेहूं के भाव भी 50% तक कम हो गए थे। इस प्रकार से हमारा अथवा वाले का उत्तर हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 हमसे कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का कारण सहित पुष्टि कीजिए। यानी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसका हमें कारण सहित पुष्टि देना है। तो इसका हम आंसर लिखने के लिए हेडिंग देंगे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की पुष्टि, इसकी हम हेडिंग देंगे और लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाता है। यदि आप प्रश्न संख्या 2 को नहीं कर पाते हैं तो इसके अथवा वाले को हम कर सकते हैं। अथवा वाले में दिया गया है वर्तमान परिक्षेप में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। यानी आप इसको करिए या इसको करिए, दोनों के लिए समान अंक हैं, यानी 4 अंक दोनों के लिए हैं। आप इसको करेंगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे या आप इसको करेंगे तो 4 अंक मिलेंगे। तो हम करेंगे अथवा वाले को। अथवा वाले में है वर्तमान परिक्षेप में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या करना है।
तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। हम हेडिंग देंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या। हम इसकी व्याख्या लिखने के लिए लिखेंगे, हम लिखेंगे जाति में राजनीति और राजनीति में जाति दोनों ही विषय भारतीय समाज में महत्वपूर्ण हैं। इतना ऊपर हेडिंग देंगे। उसके बाद हम जाति में राजनीति को लिखेंगे, हम हेडिंग देंगे जाति में राजनीति। इसमें हम लिखेंगे भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक विषय है। जातिवाद की परंपरा ने समाज को विभाजित किया है और जाति को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और मतदाता का आधार बनाया है। चुनावी राजनीति में जातिगत प्रतिनिधित्व, जातिगत गठबंधन और जातिगत मतदाता की रूपरेखा बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक रणनीतियों को तैयार करते हैं। तो ये हमारा जाति में राजनीति हो जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे राजनीति में जाति। तो राजनीति में जाति की हम हेडिंग देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी ओर जाति का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी अत्यधिक दिखाई देता है। जाति में राजनीतिक नेताओं की रूपरेखा भी बदलाव लाया है। जातिगत आरक्षण, जातिगत समानता की मांग और जातिगत गठबंधन राजनीतिक चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से हमारा राजनीति में जाति हो जाता है। हम इसकी व्याख्या ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जाति में राजनीति और राजनीति में जाति दोनों ही समाज के सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों का प्रतिबिंब है। जातिगत भेदभाव को कम करने, समानता को प्रोत्साहित करने और समाज में उत्तरदायित्व राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है कि हम जाति मुक्त और न्याय संगत समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाता है। यदि आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 4 अंक मिल जाएंगे, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसका हमें कारण लिखना है। तो इसका हम कारण लिखेंगे आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि। ऊर्जा का उपयोग उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि के लिए किया जाता है। उद्योगों को उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और परिवहन और अन्य सेवाओं को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाता है। यदि आप प्रश्न संख्या 3 को इस वाले प्रश्न को नहीं कर पाते हैं तो आप इस वाले को कर सकते हैं। इसमें दिया गया है परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, इसके 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा इसलिए माने जाते हैं क्योंकि परिवहन और संचार देश के साधन की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं और देश की जीवन रेखा कहलाते हैं। परिवहन और संचार वस्तुओं सेवाओं के व्यापार पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें देश की जीवन रेखा माना जाता है। देश का विकास परिवहन और संचार पर निर्भर करता है, इसके बिना देश की आर्थिक स्थिति संभव नहीं है। इसके बिना देश की आर्थिक स्थिति रुक जाती है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमारा पूछ रहा है हमसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की लागत को कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख करिए। तो हम इनमें किन्हीं 2 का उल्लेख करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की लागत को कम बनाए रखने के लिए क्या प्रबंध करती हैं, यानी जो कंपनियां मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में अपना व्यापार लगाती हैं, वह अपने
लागत को कम करने के लिए कौन सा उपाय करती है। जैसे कोई कंपनी भारत में आ करके अपना सामान बेच रही है और सस्ते दामों पर बेच रही है, और वही सामान जो भारत के लोग उत्पाद में बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, वो महंगे दामों पर बिक रहा है। तो क्या कारण है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार कर रही हैं और उसी सामान को सस्ते दामों में बेच रही हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। हम लिखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ता कच्चा माल, सस्ते श्रम की उपलब्धता वाले स्थान पर अपनी कंपनियां लगाती हैं, क्योंकि इससे वस्तुओं का उत्पाद करने पर कम लागत लगता है। इसके कारण से वह अपना उत्पाद बहुत ही कम दामों पर बेचती हैं, और वह जो उत्पाद बनाती हैं वह बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करती हैं, इसलिए वह सस्ता बेचती हैं। यही हमारा इसका कारण हो जाता है। इसके बाद इसमें अथवा करके दिया है। अथवा में दिया गया है कि अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख करिए। यदि आप प्रश्न संख्या 4 के इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं तो आप अच्छे बाजार के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कर सकते हैं। तो हम अच्छे बाजार के लक्षणों को लिखेंगे। अच्छे बाजार के कई लक्षण होते हैं। जैसे होता है एक क्षेत्र, एक वस्तु का होना, क्रेताओं व विक्रेताओं का होना, स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता, एक की कीमत। इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण होते हैं। अब हम लिखेंगे अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों को। तो हमें बताना है कि अच्छे बाजार के कौन से 2 लक्षण होते हैं। तो अच्छे बाजार के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिनमें से एक वस्तु का होना और क्रेताओं और विक्रेताओं का होना इनमें प्रमुख है। तो एक वस्तु का होना में हम लिखेंगे बाजार के लिए एक वस्तु का होना भी आवश्यक है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का बाजार अलग अलग माना जाता है, जैसे कपड़ा बाजार, नमक बाजार, सराफा बाजार, किराना बाजार, घी बाजार। अर्थशास्त्र में बाजार की संख्या वस्तुओं के प्रकार की किस्मों पर निर्भर करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रेताओं और विक्रेताओं का होना। दूसरे वाले लक्षण में लिखेंगे तो हम लिखेंगे विनिमय के कारण बाजार की आवश्यकता होती है, अतः बाजार में विनिमय के दोनों पक्षों क्रेता व विक्रेता का होना आवश्यक है। किसी एक पक्ष के ना होने से बाजार नहीं होगा। यानी बाजार जब होगा जब खरीदने वाले भी होंगे और बेचने वाले भी होंगे, तभी तो हमारा बाजार होगा, तभी तो वहाँ खरीदारी और बिक्री हो पाएगी। यानी जब खरीदने वाले होंगे और बेचने वाले होंगे तभी बाजार चल पाएगा। इस प्रकार से हमारा खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न 1 समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न 2 पर। इसमें दिया गया है कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, यानी इसके उत्तर हमें 150 शब्दों में देने हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 5 से दिया गया है। इसमें प्रश्न संख्या 5 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया? यानी महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और किस कारण से चलाया, और उसके बाद उन्होंने उसको स्थगित क्यों किया। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। तो हम हेडिंग देंगे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इसका कारण लिखेंगे, हम लिखेंगे गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया गया। जलियांवाला बाग का हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट का विरोध, अंग्रेजी सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज्य की प्राप्ति असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। यानी इसीलिए चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के 3 आधारभूत सूत्र थे: काउंसिलों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार और विद्यालयों का बहिष्कार। इस आंदोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम थे: सरकारी उपाधियों का त्याग, अवैतनिक पदों का बहिष्कार, वकीलों और बैरिस्टरों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा अपने पदों का त्याग, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार। इस कारण से चलाया गया था और इसीलिए इन्होंने इसको चलाया था। अब हमसे पूछ रहा है इसे इन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, मतलब
कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों बंद कर दिया था। तो हमें बताना है कि क्यों बंद कर दिया था। तो हम लिखेंगे बंद करने के कारण में हम लिखेंगे चूंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का हमारा आंसर हो जाता है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको अथवा वाले को कर सकते हैं। अथवा वाले में दिया गया है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले में बताना है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सत्याग्रह का अर्थ। ये सभी प्रश्न 6 अंकों के लिए हैं। आप लोग बहुत विशेष ध्यान देकर इनको देखिएगा। ये ही प्रश्न आपके मेरिट को बढ़ाने वाले हैं, आपके नंबर को बढ़ाने वाले हैं। तो हम इसको हेडिंग वाइज लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सत्याग्रह का अर्थ। हम हेडिंग देंगे सत्याग्रह का अर्थ। इसमें लिखेंगे हम सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। अन्याय का सर्वथा विरोध, यानी अन्याय के प्रति विरोध इसका मुख्य वजह था। अन्यायी के प्रति बैरभाव ना रखना, यानी अन्यायी के प्रति बैरभाव ना रखना और सत्याग्रह का मूल लक्षण है। यही सत्याग्रह का मूल अर्थ हो जाता है। इसके बाद है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो हम इसमें हेडिंग देंगे कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन। तो सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे असहयोग आंदोलन। इसमें हम लिखेंगे 1920 से महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव, यानी अंग्रेजों के हाथों से एक उचित न्याय मिलना असंभव है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी हमारा पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा आंदोलन लिख देंगे। इसमें दूसरे आंदोलन में लिख देंगे हम नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह की हेडिंग में लिखेंगे हम महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अनेक आंदोलनों में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता, इसकी हेडिंग रहेगी उसमें हम लिखेंगे राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये उत्तरदायी शासन के अंग होते हैं। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती। राजनीतिक दलों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती तथा जहां एक ही दल होता है वहां स्वतंत्रता का अभाव होता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी है, मतलब कई राजनीतिक दल हैं। अगर केवल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ही रहेगी, कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा, तो वह अपने मन से काम करेंगे, अपने मन से काम करेंगे, उनका जो मन होगा वही विकास वो करेंगे। लेकिन जब अन्य राजनीतिक दल भी हैं वह उनके कार्यों का विरोध कर रहे हैं तो उनको जाहिर सी बात है उनकी बातों को सुनना होगा और अच्छे से कार्य करना होगा। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र की सफलता राजनीति पर ही निर्भर होती है। इसके बाद हम लिखेंगे कि राजनीति ना ही लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देते हैं। ब्राइस का कथन है दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा देश स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। राजनीतिक दल लोकतंत्र में शिक्षा के साधन है। ये जनता को सार्वजनिक प्रश्नों एवं समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की शिक्षा देते हैं। ये जनमत का निर्माण करते हैं।
निर्वाचन के समय ये नागरिकों को राजनीतिक दल साहित्य प्रदान करते हैं, उनमें शासन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं और उनके राजनीतिक कर्तव्यों का बोध करते हैं। भारत में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई है, अतः यहाँ राजनीतिक दलों की बहुत अधिक महत्व है, इनकी बहुत अधिक महत्व है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाता है। और प्रश्न संख्या 6 में अथवा करके दिया है, यदि आप इस वाले को नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर लेंगे। अथवा वाले को लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आप इसको करिए या इसको करिए, आप दोनों में से एक को करेंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 7 आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हम हेडिंग देंगे मृदा अपरदन का अर्थ। इसमें हम लिखेंगे भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिससे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा कर ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। इसके बाद हम दूसरा प्रभाव लिखेंगे। दूसरे प्रभाव में लिखेंगे कि जब मृदा अपरदन हो जाता है तो भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है, जिससे जान और माल दोनों की प्रतिवर्ष हानि होती है। नदियों की जल धारण क्षमता कम होने से प्रायः संपूर्ण व्यवस्था में भंग हो जाती है, यानी संपूर्ण व्यवस्था भंग हो जाती है। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाता है। और प्रश्न संख्या 7 में भी अथवा करके दिया है, अथवा में दिया गया है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हमें आंसर देना है, हम हेडिंग डालेंगे, हम लिखेंगे भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में हम लिखेंगे, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे भारत में प्रमुख रूप से कई प्रकार के मोटे अनाज पाए जाते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंचनी, चीना, कोदो, सवा, सावा, झंगोरा, कुटकी, कुट्टू, चौलाई और ब्राउन टॉप मिलेट हैं। इस प्रकार के अनाज मोटे अनाज पाए जाते हैं। और ये कह रहा है कि इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, यानी मोटे अनाजों की पैदावार किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किन्हीं 2 का हमें उल्लेख करना है। तो हमें इनका कारण लिखना है कि किस प्रकार से बढ़ा ले जाएंगे इनकी हम पैदावार। तो हम हेडिंग देंगे भूमि की तैयारी। जाहिर सी बात है, जब हम कोई भी फसल बोने चलेंगे तो सबसे पहले हमें भूमि की तैयारी करनी होगी। तो भूमि की तैयारी हेडिंग देंगे, हम लिखेंगे कि मोटे अनाज की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना आवश्यक है। और मोटे अनाज को हम एक तरह से, जो मोटा अनाज होता है उसको हम मिलेट्स भी कहते हैं। मोटे अनाज को मिलेट्स भी कहा जाता है। मिट्टी को समतल और भुरभुरी बनाना चाहिए। इसके लिए खेत की 2-3 बार जुताई और फिर पाटा लगाया जाए। पाटा लगाए जाने को हमारे यहाँ मतलब खेत को हेंगाना एक तरह से बोलते हैं, उसको पाटा लगाना कहते हैं। उसके बाद दूसरा हम इसमें दूसरा लिख देंगे, दूसरा उल्लेख में लिखेंगे बीज बुआई, यानी मोटे अनाज के बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए। बुआई का समय फसल के प्रकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर मोटे अनाज की बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है। और मोटे अनाज फसल को अच्छी सिंचाई आवश्यकता होती है। बुआई के बाद पहली सिंचाई तुरंत करें, इसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में हमसे पूछ रहा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। इसका मतलब ये है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार, यानी उनका समाज में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, तो हमें उसका आंसर लिखना है।
इसके आंसर में हमें 3 कारण लिखने हैं। तो हम हेडिंग देंगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके प्रमुख कारण। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग के आगे लिखेंगे बेहद कम आमदनी, यानी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको बेहद कम आमदनी मिलती है, यानी उनको मजदूरी बहुत ही कम मिलती है। इसके हेडिंग में हम लिखेंगे असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती, यानी उनको इतनी कम मजदूरी मिलती है कि उनका जीवन यापन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके अलावा अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्र में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है कि कर्मचारियों को वेतन दिया जाना बाध्यकारी है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये कामगार अपना श्रम बेचने को विवश होते हैं। वैसे भी ये हमारे देश के न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम है। तो ये हमारा पहला कारण हो जाता है। इसके बाद हम दूसरे कारण का हेडिंग देंगे अस्थायी रोजगार। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं उनकी रोजगार जो होती है अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। इसमें लिखेंगे असंगठित क्षेत्र के रोजगार गारंटी ना होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है। जो लोग इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। रोजगार स्थिरता न होने के कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्रों के कामगारों से अधिक होता है। इसके पास यानी इनके पास विभिन्न सरकारी का लाभ भी नहीं पहुंच पाता है। बिचौलियों और अन्य नियोक्ताओं द्वारा इनकी अधिक उपेक्षा की जाती है। ये हमारा इसका दूसरा कारण हो जाता है। इसके बाद हम तीसरे कारण में लिखेंगे श्रम कानूनों के तहत नहीं आते, यानी अधिकांश, तीसरा हेडिंग हो जाएगा अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जो श्रमिक कानून लागू नहीं होते, यानी जिनके तहत सरकार इनको सहायता नहीं देती, इसलिए इनकी कार्यदशा भी सुरक्षित नहीं होती और इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी बहुत अधिक खतरे हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाता है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। मानव सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। तो इसका हमें आंसर लिखना है। तो इसका आंसर हम लिखें, तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे मानव विकास सूचकांक, मतलब इसका हेडिंग देंगे और उसमें हम लिखेंगे मानव विकास सूचकांक HDI एक वार्षिक समग्र सूचकांक है जो किसी देश में मानव विकास के बुनियादी आयामों जैसे ज्ञान, लंबे और स्वस्थ जीवन, सब जीवन स्तर में औसत उपलब्धियों को मापता है। तो ये हमारा मानव विषय सूचकांक की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन करना है। तो हम इसमें लिखेंगे मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं। इसमें हम लिखेंगे मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं या 3 अवयव हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तथा मानव विकास। सूचकांक की गणना 4 संकेतकों जन्म के समय जीवन, प्रत्यक्षता, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रतिवर्ष व्यक्ति राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच होती है। संकेतक में जो देश अंक में 1 के जितना पास रहता है वह मानव विकास में उतने उच्च स्तर पर होता है। शिक्षा जहां ज्ञान से जुड़ी है वहीं स्वास्थ्य, लंबे और स्वस्थ जीवन तथा आय सब जीवन के स्तर से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 के अथवा वाले का आंसर हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आ जाता है मानचित्र संबंधी कार्य। हाई स्कूल की परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आपको मानचित्र भरना रहेगा। मानचित्र में
रहेगा प्रश्न संख्या 9 पर। मानचित्र हमें 9 प्रश्न संख्या पर मिलेगा। उसमें लिखा रहेगा निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में, ये जो बिंदी दिया गया है, बिंदी ऐसे करके दिया गया है, बिंदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आपको 1/2 + 1/2 यानी आधा आधा अंक निर्धारित है। तो इसको हमें किस प्रकार से करना रहेगा, जब हमें पेपर मिलेगा और कॉपी मिलेगी तो उसके साथ सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में हमें एक मानचित्र भी मिलेगा और उस मानचित्र को हमें भरना रहेगा। तो इसमें इसी प्रकार से कुछ प्रश्न दिए रहेंगे। इसमें दिए रहेगा वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो मानचित्र में हमें दर्शाना रहेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। और दूसरे नंबर यानी खा में दिया गया है वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था। तो इसके लिए आपको 1/2 अंक यानी आधे अंक, और इसके लिए भी आधे अंक। और गा वाले में दिया गया है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। इसके लिए भी 1/2 अंक, और घा वाले में भी 1/2 अंक, और अंगा वाले में भी 1/2 अंक। इस प्रकार से आपको मानचित्र कार्य करना रहेगा। हम किसी दूसरे वीडियो में आपको मानचित्र भरना सिखा देंगे। और इसके बाद में हम आ जाते हैं उससे आगे। उसके आगे दिया गया है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है। यानी इसका मतलब ये है कि जो लोग दृष्टिबाधित नहीं हैं, यानी जिन लोगों को साफ स्पष्ट दिखाई देता है, उनमें नेत्र रोग नहीं है, वो इस प्रश्न को करेंगे। और जो लोग दृष्टिबाधित हैं यानी जिनको आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो मानचित्र नहीं भर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे मानचित्र को, उनको ये वाला प्रश्न करना रहेगा। प्रश्न समान रहेंगे, उनको केवल उत्तर लिख देना रहेगा, यानी इन सभी का उत्तर उनको लिख देना रहेगा, मानचित्र भरना नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं आगे मानचित्र कार्य पर। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 10 वाला मानचित्र कार्य आ जाता है। इसमें निर्देश दिया गया है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो सबसे पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान। इस चिन्ह के द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना रहेगा, भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना रहेगा। परीक्षा में आपको भारत का मानचित्र वहां पर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नर्मदा नदी का बांध। इस चिन्ह द्वारा आप नाम सहित दर्शाइए। और तीसरे नंबर पर है महानदी। महानदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना रहेगा मानचित्र में। और चौथे नंबर पर है झारखंड का कोयला क्षेत्र। आपको इस गोले के द्वारा नाम सहित दर्शाना रहेगा। और पांचवे में दिया गया है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का इस डेल्टा चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। और इसी प्रश्न को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों यानी परीक्षार्थियों के लिए रहेगा कि उनको मानचित्र नहीं भरना रहेगा, उनको बिना मानचित्र के केवल उत्तर को अपनी पुस्तिका में लिख देना रहेगा। प्रश्न आपका सेम रहेगा, केवल आपको उसमें उत्तर लिखना रहेगा। यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित वालों के लिए मानचित्र का प्रयोग नहीं करना रहेगा, उनको केवल आंसर लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान की यानी कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व किया है, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के द्वारा जारी किया गया है। और ये मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही ज्यादा वायरल है और इस मॉडल प्रश्न पत्र से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसका गहन अध्ययन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और कोई भी परीक्षार्थी इस प्रकार की जानकारी से वंचित ना रहे। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।